एक तेज बिजली का गगनचुंबी बीम जमीन पर गिरता है और उसके साथ ही आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यह शक्ति किसी आम इंसान की नहीं थी। यह ताकत थी उस शख्स की जिसे दुनिया फिस्ट किंग के नाम से जानती थी। उसने जंग यू को अपनी ही मुट्ठियों से महारत से सीखा था। उसका असली नाम ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं था, लेकिन इस पल डैन वुजिंग एक कठिन परिस्थिति में फंस चुका था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसकी बाहों में उसका एक साथी बुरी तरह घायल था। शायद ये सब किसी रहस्यमयी समूह की घात लगाकर की गई हमला था। अब वुजिंग अकेला खड़ा था, एक वीरान युद्ध भूमि के बीच। चारों ओर दुश्मनों की लाशें पड़ी थी, लेकिन सामने एक चट्टान पर दो दुश्मन अब भी खड़े थे। वुजिंग ने गौर किया कि वो दोनों काफी कुशल योद्धा लग रहे थे। थका होने के बावजूद उसने पूरी दृढ़ता से उनकी ओर देखा, फिर अपने घायल साथी की लाश लेकर उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। चट्टान पर खड़ा एक आदमी मदद के लिए चिल्लाया, सोर्ड डीमन। मगर उसका नेता, वही सोर्ड डीमन, बिल्कुल निर्दयी था। उसने अपने ही साथी को बेरहमी से काट डाला। वुजिंग का दिल दहल गया। क्या कोई अपने ही साथी के साथ इतना निर्दयी हो सकता है? अब वो समझ गया था कि सामने वाला लड़ाई में कोई नैतिकता नहीं मानता। दुश्मन की तलवार पर बना एक चिन्ह और उसकी निर्दयता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये लोग डिमोनिक फैक्शन से हैं? दुश्मन ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम फिस्ट किंग हो। लेकिन वुजिंग ने सख्ती से जवाब दिया, चुप रहो। फिर गुस्से से जलते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ टैट घूंसे में हराऊंगा। सोर्ड डीमन को उसकी बात घमंडी लगी और वो उसकी परीक्षा लेने दौड़ पड़ा। लेकिन वुजिंग ने अपने बिजली जैसे तेज हाथों से हर वार को नाकाम कर दिया। दुश्मन हैरान रह गया। वुजिंग ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और बोला, एक। उसने आत्मविश्वास से दूसरा घूंसा मारा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। उसके हमले अब दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर नहीं लग रहे थे। वुजिंग ने ऊपर देखा। एक औरत ने उसे बैंगनी ऊर्जा की डोरियों से बांध दिया था। उसकी आंख से लाल हो गई। इसी बीच सोर्ड डीमन ने अपनी तलवार उठा ली और सीधे वुजिंग के सीने में घुसा दी। वो बुरी तरह घायल हो गया। सोर्ड डीमन ने ठंडे स्वर में कहा, अब फिस्ट किंग का अंत हो चुका है। लेकिन वुजिंग ने हार नहीं मानी। उसने उस तलवार को अपनी नंगी हथेली से पकड़ लिया। दुश्मन की आंखों में डर उतर आया। वुजिंग ने अपनी आखिरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। सब कुछ उजड़ गया। औरत वहां पहुंची और बोली, यह लड़ाई वाकई खतरनाक थी। अब सोर्ड डीमन उसकी तरफ झुका और मजाक उड़ाने लगा। लेकिन तभी वुजिंग ने अपना अंतिम पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। उसने कहा, दुश्मन सन्न रह गया। वुजिंग अब मरने की कगार पर था। उसने स्वीकार किया, फिस्ट किंग की यात्रा अब पूरी हो चुकी है। लेकिन एक बात का अफसोस था उसे, काश एक और मुक्का मार पाता। अब कहानी मोड़ लेती है। जो माउंटेन के एक सुरक्षित घर में कुछ अजीब हो रहा था। एक रहस्यमयी कौआ एक कमरे की खिड़की से झांक रहा था। अंदर एक लड़की घबराई हुई एक आदमी के पास दौड़ती है, जो अचानक होश में आया है। लड़की बार बार पूछ रही थी, आप ठीक तो हैं यंग मास्टर? आदमी इधर उधर देख रहा था, उलझन में था। उसने नीचे अपनी हथेलियां देखी और चौंक गया। ये शरीर मेरा नहीं है। वो शीशे में देखता है। एक अजनबी चेहरा उसे घूर रहा था। वो पीछे हटा, जैसे ये कोई डरावना नकाब हो। उसने उस चेहरे को छूकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा असली था। लड़की डॉक्टर को बुलाने गई। वो आदमी अकेला बैठा रहा, अब भी सदमे में। क्या डिमोनिक फैक्शन ने मेरे साथ कुछ किया है? ये कौन है? मैं कौन हूं? उसने शरीर को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लुढ़क गया। ये शरीर तो एक नवजात हिरन जैसा कमजोर है। फिर उसकी नजर मेज पर रखे कुछ दस्तावेजों पर गई। उन पर लिखा था, ली जीन। वो अब समझ गया कि इस शरीर का असली मालिक कौन था। एक नाकाम इंसान जो जुए, औरत और पैसे के पीछे पड़ा था। वो धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा, शायद मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। तभी दरवाजा खुला। फर्स्ट यंग मास्टर, डॉक्टर अंदर आया। वो उसका नाड़ी देखने लगा। वुजिंग ने उसे बहला दिया। सब ठीक है, मुझे बस आराम चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने आपके लिए ताजा चिकन सूप बनवाया है। लेकिन वुजिंग जानता था, यह सूप मेरे जैसे दुर्बल शरीर के लिए जहर है। वो सूप लेने से मना कर देता है और डॉक्टर को चला जाने को कहता है। तभी डॉक्टर बताता है, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का 200वां संस्करण जल्द ही होने वाला है। डैन वुजिंग चौंक जाता है। 200 साल बीत गए। अब सब कुछ साफ हो चुका था। उसकी मौत के कुछ समय बाद ही यह हुआ। शायद डिमोनिक फैक्शन अब भी जिंदा है। अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बार एक ही पंच से सबका अंत होगा। थोड़ी देर बाद हीरो के सामने स्वादिष्ट खाने से भरी एक मेज सजाई गई। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। पहले तो ये इतना भी नहीं खाता था, अब अचानक इतना ज्यादा खा रहा है। सब उसकी तबीयत में आए बदलाव से हैरान थे।
वो एक छोटी सी सैर से लौटा था और अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसने वहां मौजूद लड़कियों की तारीफ की और कहा, खाना अब से ऐसे ही सादा और अच्छा होना चाहिए। नौकर अभी भी चुपके चुपके बातें कर रहे थे, जैसे उनके लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई, युवराज, मैं डॉक्टर गोंग सुनमिंग। हीरो का मूड थोड़ा बिगड़ा, पर उसने डॉक्टर को अंदर आने दिया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था और उसके आते ही नौकरों ने झुककर आदर जताया। हीरो को डॉक्टर का ऐसा बर्ताव मजेदार लगा। बाहर से तो ऐसे आ रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी हो और अंदर आकर बन रहा है मीठा। डॉक्टर का चेहरा अचानक मुस्कुरा उठा, जैसे जबरदस्ती मुस्कुराहट चिपका दी हो, और बोला, युवराज, आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। मुझे तो यूं ही फुर्सत में आना पड़ा। हीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा, किस मेहनत की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? वो जो सुबह की दवा थी, वही जहर थी ना? डॉक्टर चौंक गया, जैसे किसी ने उसके राज खोल दिए हों। उसने बचाव में कहा, नहीं नहीं युवराज, वो तो एक टॉनिक था, आपकी सेहत के लिए अच्छा। पर हीरो चुप नहीं हुआ। किसी बीमार आदमी को ऐसा टॉनिक? असली हकीम होता तो जानता कि वो टॉनिक ऐसे शरीर के लिए जहर है। डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं तो आपका निजी वैद्य हूं। फिर वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी हीरो की आवाज गूंजी, गोंग सुनमिंग। डॉक्टर रुक गया। हीरो ने आंखों में चमक लिए पूछा, बताओ, इस घर का असली मालिक कौन है? डॉक्टर सहम गया, लेकिन तभी हीरो हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। चलो एक चिट्ठी लिखो मेरे लिए। हीरो ने शब्द बोले और डॉक्टर ने लिखना शुरू किया, मेरी बीमारी के कारण मैं गांव में ही रुकूंगा। लेकिन जैसे ही हीरो आगे बोला, डॉक्टर ने लिखना बंद कर दिया। क्या हुआ? लिखना क्यों बंद किया? कुछ नहीं युवराज, बस एक सोने की छड़ डॉक्टर के पास से गुजरी और दीवार में जाकर धंस गई। हीरो अब गंभीर था। मैं वो लीजेंड नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। डॉक्टर कांप गया, पूछने लगा, आप कहना क्या चाहते हैं? हीरो ने बात आगे बढ़ाई, वो ड्रैगन फिनिक्स सूप एक सेहतमंद इंसान के लिए टॉनिक हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे बीमार शरीर के लिए जहर है। और तुमने नब्ज भी जांच ली थी, लेकिन फिर भी। डॉक्टर अब बुरी तरह फंस चुका था। हीरो ने कहा, अब सब बाहर निकलो और वो टॉनिक भी ले जाओ। डॉक्टर को घूरते हुए उसने कहा, तुम अपने इरादे छुपा भी नहीं पाए। फिर वो बोला, अब एक आखिरी काम करो, उस शख्स का नाम लिखो जिसने तुम्हें भेजा है। डॉक्टर ने मासूम बनने की कोशिश की, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं युवराज। पर हीरो ने थक कर कहा, अब ये नाटक बंद करो। तभी डॉक्टर का चेहरा बदल गया। वो मुस्कराया, मगर इस बार जहर से भरी नजरों के साथ। हीरो ने पूछा, अब असली चेहरा दिखा ही दिया ना? डॉक्टर ने गुस्से से कहा, मैं सब नौकरों को मार डालूंगा ताकि कोई सबूत ही ना बचे। वो अपनी आस्तीन से एक सुई निकाल चुका था, लेकिन पलक झपकते ही हीरो उसके सामने आ खड़ा हुआ। धड़ाम! एक जोरदार मुक्का डॉक्टर के चेहरे पर। हीरो ने एक टुकड़ा चिकन उठाया और बोला, ध्यान मत भटकाना डॉक्टर साहब। चिकन का कौर खाते हुए उसने फिर कहा, अपनी सुरक्षा में डील नहीं देनी चाहिए थी। थोड़ा दर्द सहते हुए हीरो ने सोचा, यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इसे मजबूत बनाना होगा। उसने मन में तय किया, चाहे पीछे यन्हा ग्रुप हो या कोई और, मैं सबका हिसाब एक घूंसे में चुकाऊंगा। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सर में तेज दर्द हुआ और वो लड़खड़ा गया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। उसकी आंखों में पुराने दृश्य तैरने लगे, डॉक्टर का चेहरा और एक पुकारती हुई आवाज। वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब उसे एहसास हुआ, ये असली ली जिनून की यादें थीं। एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ा। उसे अब सब समझ में आ गया था। ली जिनून इन होम व्यापारी समूह का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन ना वो अपने छोटे भाई की तरह तेज था, ना तीसरे भाई जितना ताकतवर। वो बस सबसे बड़ा बेटा था, ऐसा लड़का जो अपनी कमियों को पैसों से ढकने की कोशिश करता रहा। गलतियां करते करते उसने अपना स्वास्थ्य भी खो दिया, और जब बदलाव की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एक छोटे गांव में छोड़ दिया गया, जहां कोई उसकी परवाह नहीं करता था। हीरो ने सोचा, शुरुआत में मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मुझे इस शरीर की यादें नहीं थी। पर अब जब सब कुछ साफ हो गया, तो उसने ठान लिया, अब मेरा पूरा ध्यान मार्शल आर्ट्स पर होगा। उसने अफसोस जताया, कितना अच्छा शरीर था ये और कितना बर्बाद किया इसने। पर फिर उसका ध्यान सिक्कों के ढेर पर गया और उसे याद आया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा,
इस शरीर का मालिक बहुत अमीर था, अब ये दौलत मेरे काम आएगी। और तभी उसे डॉक्टर की लाश का ख्याल आया, अब मुझे उसका अंतिम संस्कार भी करना है। 1 साल बीत चुका था और गांव का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसी बदले हुए गांव में एक दिन एक व्यक्ति सधे हुए कदमों से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर था एक आंख पर पट्टी, नाम था मोचिन। उसने नौकरों से कहा, मैं युवा मालिक ली जिन्हें से मिलना चाहता हूं। एक लड़की मुस्कुराई और उंगली से दूर इशारा किया। मोचिन की आंखें फटी की फटी रह गई। जो कभी कमजोर और बीमार दिखने वाला लड़का था, अब सामने खड़ा था एक मजबूत और गठीला योद्धा। वो लड़का अब सिर्फ जीवित नहीं था, वो बदल चुका था। उसने कठिन ट्रेनिंग से खुद को तराशा था। शरीर की हर मांसपेशी में ताकत थी। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख लिया था। बॉडी आर्ट, क्विक स्टेप और 10 चरणों की बिजली कला, सब कुछ अब उसकी मुट्ठी में था। और तभी एक पत्ता हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया, बिना हिले, बिना कुछ किए। पत्ता 2 हिस्सों में कट गया। इतनी धार थी उसकी मौजूदगी में, लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं था। तभी एक आवाज आई, युवा मालिक। वो मुड़ा, सामने खड़ा था मोचिन। मोचिन ने एक पत्र बढ़ाया और बोला, ये मुख्य परिवार की ओर से है। पत्र में लिखा था, पिताजी बेहोश हैं और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। लीजने की आंखें संजीदा हो गई। मोचिन बोला, आयोन कबीला जबरन टैक्स वसूल रहा है। पिताजी ने विरोध किया और छोटे भाई आपस में तलवारें निकालकर लड़ पड़े। लीजने के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंगारी थी। वो खड़ा हुआ और कहा, अब से परिवार की देखभाल मैं करूंगा। मुख्य हवेली के गेट पर कदम रखते ही लीजने ने देखा, ये तो सपने से भी बड़ा है। कितना अमीर था ये शरीर। लेकिन तभी चारों ओर से तलवारें निकली। रक्षकों ने उसे घेर लिया। सामने आया हनीफ, गार्ड यूनिट का वाइस कैप्टन। मुस्कुराकर बोला, युवा मालिक, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। और भी गार्ड कानाफूसी करने लगे। पहले तो ये हमें गाली देता था, अब इतना शांत। लेकिन लीजने चुप था, बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसा स्वागत। भी पीछे से आवाज आई तो बड़े भाई लौट आए। छोटा भाई जायान हाथ रखा उसके कंधे पर और बोला, अब तो तेरी आंखें भी गरजने लगी हैं। लीजने कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ हटाया। पर जायान ने हनीफ को थप्पड़ मार दिया। तूने मुझे छुआ कैसे? अब लीजने उठा, धीरे से भाई के गाल पर हाथ रखा और नाम लियान। और फिर चटाक, जोरदार थप्पड़। जायान जमीन पर गिरा। क्या कर दिया तूने? लीजने झुका, कंधे पर हाथ रखा और दबाया। जायान दर्द में चिल्लाया, छोड़ कमीने। लीजने ने आंखों में आग लेकर कहा, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। जायान अब भी घायल पड़ा था और उसके सामने खड़ा था उसका बड़ा भाई, अविचल, शांत, लेकिन बेहद खतरनाक। जिन्हें तुम आ गए। पर लीजने की आंखें अब परिवार पर नहीं, उस शख्स पर थी, परिवार का मुखिया। हेन ने पूछा, ये हाथ तूने तो नहीं तोड़ा? जवाब में लीजने ने फिर से एक थप्पड़ मारा अपने भाई को और फिर कहा, इज्जत नाम की चीज अब मैं सिखाऊंगा। बदल गया है, कैसे? लीजने मुस्कुराया और फिर उसके हाथ पहुंचे मेज पर रखी स्क्रॉल की तरफ। कागज खोलकर उंगलियां नामों पर चलने लगी और फिर उसकी उंगलियां एक नाम पर रुक गई। अब असली खेल शुरू होगा। वो हल्की सी मुस्कान जो अब वो उनके चेहरे पर थी, वो किसी साधारण आदमी की नहीं थी। उसने सारी चाबियों की रक्षा करने वाले गार्ड्स की जानकारी खंगाली और एक अजीब सी बात सामने आई। ये सभी गार्ड्स एक ही इंसान द्वारा सुझाए गए थे और वो इंसान था आयांग कुल का सदस्य। इतनी सटीकता, इत्तेफाक नहीं हो सकती थी। वोग ने बिना एक पल गंवाए अपने भाइयों की तरफ रुख किया। उसकी आवाज में अब सीधा इल्जाम था, तुम दोनों में से कोई आयांग कुल से जुड़ा है क्या? वायन तो जैसे सदमे में था, कुछ कह ही नहीं पाया। यान घबरा गया और हड़बड़ाकर सब कुछ नकारने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाइयों ने चीख चीख कर वफादारी की कसम खाई। बोले कि उन्होंने कभी भी परिवार या अपने पिता के व्यापार से गद्दारी नहीं की। वोग ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, वरना मुझे खुद ही कुछ करना पड़ता। वोग जब पिता के कमरे में पहुंचा तो दरवाजे के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, आ जाओ। कमरे में अंधेरा था और माहौल बोझिल। बिस्तर पर लेटे थे लियोंग मिन, याना व्यापार समूह के मुखिया। अब बूढ़े, बीमार और थके हुए। वोंग धीरे धीरे उनके पास गया। तुम आ गए। पिता की आवाज कमजोर थी। उन्होंने पूछा, बाहर इतना शोर क्यों था? वोग ने सब कुछ सामान्य बताया। बात को टाल गया। फिर उसने पिता की तबीयत का जिक्र किया। बस उम्र और जिम्मेदारियां, लियोंग मिन ने थके हुए लहजे में कहा। लेकिन जब उनकी निगाहें अपने बेटे की आंखों से टकराईं,
वो रुक गए। ये वही वोंग था, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। उसके चेहरे पर वो पुराना डर और झिझक अब नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और एक रहस्यमयी ताकत झलक रही थी। क्या ये वाकई मेरा बेटा है? लियोंग मिन के दिल में संदेह जागा। फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, एक ऐसा भाव जो वोंग ने कभी पहले महसूस नहीं किया था, पिता का अपनापन। उसी पल वोंग के जहन में वो पिछली जिंदगी कौंध गई, एक अनाथ की जिंदगी, बिना किसी पिता के प्यार के, और अब एक बीमार बाप का गर्म हाथ उसके हाथ में था। वोंग ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया, नरमी से, लेकिन अंदर कहीं कुछ उथल पुथल थी। फिर वो धीरे से बोला, पिता, आपकी चिंता अब मेरी है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अगले दिन याना व्यापार समूह की सभा शुरू हो चुकी थी। कमरे में तनाव, राजनीतिक चाले और सत्ता की भूख घुली हुई थी। आयांग अपनी घमंड भरी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चारों ओर उसके लोग खड़े हो गए, और फिर वो पल आया जब एक आदमी ने धीरे से उसके कान में कहा, वोग यहां मौजूद है। आयांग ने सिर घुमाया और देखा, वोग अपनी कुर्सी पर शांति से बैठा था, आत्मविश्वास से भरा, किसी राजा की तरह। बाकी सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। कमजोर बेटा यहां क्या कर रहा है? कईयों के मन में यही सवाल था। आयांग ने इसे एक आखिरी कोशिश समझा। ये लड़का तो बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और तब हान ने मीटिंग शुरू की और पूछा, क्या कोई आपत्ति है? और तभी मेरे पास है, एक आवाज गूंजी। सबकी निगाहें वोंग की तरफ घूम गई। वोंग उठा और बिना किसी डर के बोला, मैं आर्यन हो को उसकी पद से हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। कमरा थर्रा गया। आयांग के लोग हंसने लगे। पागल हो गया है क्या ये? आयांग खुद भी हंस पड़ा। तू कौन होता है ये कहने वाला? लेकिन वोग बस मुस्कुराया। फिर उसने एक घूंसा जमीन पर मारा और पूरा फर्श फट गया। धूल, पत्थर और गूंजते हुए विस्फोट के बीच वोंग खड़ा रहा, एक राजा की तरह। अब याना व्यापार समूह मेरा है, उसने घोषणा की और पलटकर चलने लगा। हेन चिल्लाया, ये सब क्या कर रहे हो तुम? वोग ने बिना रुके जवाब दिया, जब कोई योद्धा को कमजोर समझता है वो उसे खा जाता है। और फिर उसने अपनी निगाहें कमरे में फैले आयांग कुल के सदस्यों पर डाली। तुम देख भी नहीं पाए, लेकिन ये समूह पहले ही अंदर से सड़ चुका है। और फिर आयांग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति एक पंच में समेटी और वोंग की तरफ दौड़ा, लेकिन वोंग हिला तक नहीं। दोनों की ताकत टकराई, कमरा दहल उठा। आयांग पीछे गिरा, झटका और दर्द उसके चेहरे पर साफ थे। ये शक्ति, वो फुसफुसाया। वोंग हंसा, तुमने सोचा मैं कमजोर हूं? आयांग के लोग चिल्लाने लगे, इसका मुकाबला एक आधिकारिक द्वंद्व हो। लेकिन वोंग ने मना कर दिया, मैं नहीं चाहता तुम्हारे नियम, मैं चाहता हूं मौत या जीवन का युद्ध। और फिर शुरू हुआ असली मुकाबला। तेज वार, बिजली सी गति और घातक फॉर्म। आयांग पूरी ताकत से वार करता रहा, लेकिन हर बार वोंग उसकी चालों को पढ़ लेता। क्या ये कोई नवागंतुक है या कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर? आयांग के दिल में डर समाने लगा, और तब वोंग ने उसकी सबसे बड़ी तलवार चाल को भी चकमा दिया। एक ही पल में वो उसकी पीठ पीछे पहुंचा और धड़ाम! आयांग जमीन पर गिर पड़ा। वोग उसके पास गया, हंसते हुए बोला, अब मैं तुम्हें असली युद्ध का मतलब सिखाऊंगा।